वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक डेट इज़ यूनिट 2 स्पर गियर्स, जो आपके नोट्स में पेज नंबर 160 में दिया हुआ है। इस पेज में देखेंगे तो आपको गियर का डेफिनेशंस मिल जाएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर और वार्म गियर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता चल जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ स्पर गियर से, जिसमें आपका पहला टर्मिनोलॉजी है वेलोसिटी रेशियो, जिसको स्पीड रेशियो या गियर रेशियो भी बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला आपके डाटा बुक में भी दिया हुआ है पेज 17.3 में। ये होता है स्पीड ऑफ पिनियन, जो फास्टर स्पीड रहता है, अपॉन स्पीड ऑफ गियर जो एक लोअर स्पीड रहता है। यहाँ पर हम दो टर्म हमेशा यूज करेंगे कि जनरली स्पर गियर एक पेयर में रहते हैं, जिसमें जो छोटा वाला रहता है उसको हम हमेशा पिनियन बोलेंगे और जिसमें बड़ा वाला रहता है उसको हम गियर बोलेंगे। और इनको नोटेशन भी हम इसी टर्म्स में देंगे। आपके डाटा बुक में स्मॉल गियर पिनियन के लिए पी यूज कर रहा है और बड़े गियर के लिए जी यूज कर रहा है, लेकिन हम इसकी जगह मैक्सिमम क्वेश्चंस में या न्यूमेरिकल्स में जो हम यूज करेंगे, पिनियन के लिए हम यूज करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू 1 और गियर के लिए यूज करेंगे हम न्यूमेरिक वैल्यू 2। इस हिसाब से अगर ध्यान रखेंगे तो पिनियन का स्पीड n1 है और आपका गियर का स्पीड n2 है। इसको डायमीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं हम, पिच सर्कल डायमीटर के टर्म्स में d2 अपॉन d1, मतलब पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर अपॉन पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन। और इसको नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं हम z2 अपॉन z1, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। अगर इसको ध्यान से देखेंगे इस सारे फॉर्मूलेस को, तो इसमें आई की वैल्यू आपको हमेशा ग्रेटर देन 1 ही मिलेगी, क्योंकि ये ऊपर की सारी वैल्यूज हमेशा नीचे की वैल्यू से ज़्यादा ही रहती है। तो इस टर्म्स में हम किसी भी गियर का वेलोसिटी रेशियो या स्पीड रेशियो या गियर रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको दिया हुआ है ट्रांसमिशन रेशियो, जिसको डिनोट कर रहे हैं हम आई डैश से। अब वेलोसिटी रेशियो और ट्रांसमिशन रेशियो में एक सिंपल सा अंतर ये होता है कि हम जब बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम एक गियर ट्रेन का। जैसा कि आप समझते होंगे गियर ट्रेन वो होता है जिसमें बहुत सारे गियर्स लगे रहते हैं और पावर ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर दिख रहा है आपको ये गियर ट्रेन। अगर मैं इस गियर को नाम दूं तो ये गियर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6। इस गियर ट्रेन में 6 गियर्स लगे हुए हैं। अगर हम ये मान के चले कि पावर यहाँ से सप्लाई हो रहा है थ्रू मोटर, अगर हम यहाँ पर एक मोटर लगा दें और पावर यहाँ पर सप्लाई हो रहा है ना इस गियर ट्रेन को, तो 1 से आपका 2 ड्राइव होगा, 2 आपका सेम शाफ्ट में तो 3 भी घूमेगा, 3 से 4 ड्राइव होगा, 4 5 के साथ अटैच्ड है और 5 से 6 ड्राइव होगा। इसका मतलब हमारा जो पावर 1 में मिल रहा है वो डिलीवर हो जाएगा गियर नंबर 6 में। इसको हम बोलते हैं गियर ट्रेन। और हम इसको स्टेज के टर्म्स में देखें तो जो पहला स्टेज होता है ये होता है पहला पेयर स्टेज। यहाँ पर यूज करते हैं जनरली गियर ट्रेन में कि कितने स्टेज में आपका पावर डिलीवर हो रहा है। तो स्टेज डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पेयर्स पे। यहाँ दिख रहा है गियर 1 और 2 एक पेयर बना रहे हैं, मतलब ये हो गया 1 स्टेज, ये पहला स्टेज हो गया। गियर 3 4 दूसरा स्टेज बना रहे हैं और गियर 5 और 6 तीसरा स्टेज बना रहे हैं। मतलब जो आपका पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो 3 स्टेजेस से होते हुए पावर ट्रांसमिट हो रहा है। ये पहला स्टेज, ये दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। गियर ट्रेन के जब भी हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी उसमें हमको हमेशा वेलोसिटी रेशियो की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि वेलोसिटी रेशियो आपका एक ही पेयर में दोनों गियर्स के बीच के स्पीड का रेशियो होता है, दैट इज n1 अपॉन n2। मतलब अगर इस गियर का देखेंगे तो स्पीड रेशियो n1 अपॉन n2, इसका रहेगा n3 अपॉन n4, इसका रहेगा n5 अपॉन n6। तो ये वेलोसिटी रेशियो इंडिविजुअल पेयर ऑफ गियर्स के लिए रहता है। जबकि आपका जो ट्रांसमिशन रेशियो है ये दिया हुआ है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइविंग गियर टू द लास्ट ड्रिवन गियर।
ये जो रेशियो होता है कि आपका पावर कहाँ से आ रहा है और कहाँ आपका आउटपुट निकल रहा है, ये दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन निकालें तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन रेशियो। मतलब इस केस में अगर हम देखेंगे तो आपका ट्रांसमिशन रेशियो होगा N1/N6। तो ट्रांसमिशन रेशियो की जरूरत पड़ती है हमेशा एक गियर ट्रेन में। जब गियर ट्रेन आता है तभी हमको ट्रांसमिशन रेशियो लेना पड़ता है, और उसमें जो पहला ड्राइविंग गियर है और लास्ट ड्रिवन गियर है उसके बीच में जो हम रेशियो निकालते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन रेशियो। और इंडिविजुअल एक ही पेयर में अगर आप वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, है ना, तो इसको हम स्पीड रेशियो या वेलोसिटी रेशियो, गियर रेशियो बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस ये है आई और आई डैश के बीच में। आई डैश सेम पेयर में दो गियर के बीच के रेशियो का हम वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, और एक गियर ट्रेन में पहला ड्राइविंग गियर और लास्ट ड्रिवन गियर के बीच में जो रेशियो निकलता है उसको हम ट्रांसमिशन रेशियो बोलते हैं। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको हमेशा वेलोसिटी रेशियो की जरूरत पड़ेगी। अब कुछ के क्वेश्चंस आएंगे आगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें गियर ट्रेन दिया रहेगा, जिसमें आपको पहला स्पीड और आखिरी स्पीड दिया रहेगा, तो हम सीधी सी बात है उससे हम ट्रांसमिशन रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम गियर डिजाइन करने जाएंगे तो हमको वेलोसिटी रेशियो की जरूरत पड़ेगी, मतलब इंडिविजुअल गियर्स के बीच में रेशियो की जरूरत पड़ेगी। और उसको निकालने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको आई चाहिए तो ये एक हो सकता है अंडर रूट आई डैश, या तो फिर ये हो सकता है क्यूब रूट ऑफ आई डैश, या तो फिर ये हो सकता है फोर्थ रूट ऑफ आई डैश एंड सो ऑन। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं आई निकालने के लिए, इंडिविजुअल वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए ट्रांसमिशन रेशियो को कन्वर्ट करके। लेकिन ट्रांसमिशन रेशियो के ऊपर जो लगा हुआ है वो देख रहे हैं, या तो ये रूट है, या तो क्यूब रूट है, या फोर्थ रूट है। ये डिपेंड करता है कि आपके गियर ट्रेन में कितने नंबर ऑफ स्टेजेस है। इसका मतलब अगर ये रूट डाला हुआ है, मतलब ये तब यूज करेंगे जब आपका जो गियर ट्रेन है वो 2 स्टेज वाला होगा। क्यूब रूट तब यूज करेंगे जब आपका गियर ट्रेन ये 3 स्टेज वाला होगा, और फोर्थ रूट तब यूज करेंगे जब आपका ये 4 स्टेज वाला होगा। और ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब जितने टाइप का आपका जितने स्टेजेस का आपका गियर ट्रेन रहेगा उसी हिसाब से आप अपने फॉर्मूले को चेंज करेंगे और इंडिविजुअल वेलोसिटी रेशियो आप निकाल सकेंगे। नेक्स्ट टर्म है आपका सर्कुलर पिच। ये आप कॉम के लेक्चर्स में भी पढ़ सकते हैं। ये सर्कुलर पिच होता है। पिच अगर हम देखें तो दो आपका ये गियर का टीथ है, अगर ठीक है, ये दो एडजेसेंट टीथ है ना। आपको मालूम है ये गियर का टिप डायमीटर होता है, ये एक रूट डायमीटर होता है, और ये बीच से जो जाता है इसको हम पिच सर्कल डायमीटर बोलते हैं। किसी भी एडजेसेंट टीथ में अगर हम 2 पॉइंट्स ले लें, जैसे अगर इस दांत में मैं ये राइट साइड वाला पॉइंट ले रहा हूं तो सेम उसका एल्टीट्यूड ये वाला पॉइंट लूंगा मैं, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कहलाता है पिच। मतलब किसी भी दो एडजेसेंट टीथ के सिमिलर पॉइंट्स को अगर हम जब भी डिस्टेंस मेजर करें तो कहलाएगा पिच। लेकिन ध्यान रखना है कि इसको हमेशा पिच सर्कल डायमीटर पे ही नापना, इसलिए कहलाता है सर्कुलर पिच। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, जो होता है पाई d बाई z, वेयर d आपका पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर रहेगा और z नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर रहेगा। तो ये आपको पिच की वैल्यू mm में, मिलीमीटर में आपको मिल जाएगी स्मॉल p की वैल्यू, दैट इज पाई d अपॉन z। नेक्स्ट होता है डायमीटरल पिच, है ना। इसका फॉर्म आपको डेफिनेशन दिया हुआ, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर। मतलब इसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Z अपॉन D। नेक्स्ट हम दिया हुआ है मॉड्यूल, और मॉड्यूल के लिए लिखा हुआ है इट इज द इनवर्स ऑफ डायमीटरल पिच। मतलब आपका ये डायमीटरल पिच है, दैट इज 1 अपॉन कैपिटल P, और इसको अगर मैं रखूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन Z अपॉन D, और इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो ये आएगा D अपॉन Z। तो मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है D अपॉन Z। और बेसिकली हमको ये समझना रहता है कि मॉड्यूल होता क्या है। तो इसको एक सिंपल लाइन में आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये होता है कि किसी भी दो गियर को अगर हम देखें, है ना, तो दोनों गियर का दो चीज होता है डायमेंशंस। एक होता है उनके डायमीटर, जिसको हम पिच सर्कल डायमीटर बोलते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर ऐसे, अगर मैं ये पिच सर्कल डायमीटर दो गियर का बना रहा हूं तो आपको दिख रहा है अप्रॉक्सीमेटली सेम डायमीटर्स के, लेकिन जो इनके टीथ का साइज है ये अलग अलग हो सकता है। अगर इस गियर का टीथ का साइज ऐसा दिख रहा है तो हो सकता है दूसरे गियर का टीथ का साइज ऐसा रहे।
ये और भी टीथ मैंने बना दिए हैं। अब अगर इन दोनों गियर को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों के पिच सर्कल डायमीटर तो सेम है, लेकिन इनका जो दांत का साइज है ये डिफरेंट है। इस गियर में दांत का साइज बहुत बड़ा है, इस गियर में दांत के साइज बहुत छोटे छोटे हैं। इसका इफेक्ट भी ये आएगा कि इसमें जो नंबर ऑफ टीथ है वो कम रहेंगे, इसमें नंबर ऑफ टीथ ज्यादा रहेंगे। तो किसी भी गियर, दो गियर्स को अगर हम आप रिलेट करना चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो उनके पिच सर्कल डायमीटर्स को देख के, और पिच सर्कल डायमीटर्स यही होते हैं, ठीक है ना, इनके सर्कुलर पार्ट, इनका सर्कुलर ब्लैंक जिससे ये जनरेट होते हैं, और दूसरे टीथ के साइज को देख के। तो जो आपका मॉड्यूल है वो किसी भी गियर के दांत के साइज को रिप्रेजेंट करता है, एक इंडेक्स होता है। मतलब मॉड्यूल की जो वैल्यू आती है वो हमेशा मिलीमीटर में आती है, 2 mm, 3 mm, 4 mm कुछ भी हो सकती है ना। ये हमेशा, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले आप देखेंगे तो ये पिच सर्कल डायमीटर का फॉर्मूला आया d/z, है ना। d हमेशा मिलीमीटर में रहता है पिच सर्कल डायमीटर, और z एक होल नंबर आपको मिलेगा, है ना। इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो मिलीमीटर में ही मिलेगा। तो जो मॉड्यूल का यूनिट है वो हमेशा मिलीमीटर रहता है, बट इट स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द गियर टूथ। ये ध्यान रखेंगे, दांत के साइज को बताता है। मतलब अगर आप दो गियर को कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका दांत बड़ा है मतलब उसकी मॉड्यूल की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी, और जिसका दांत छोटा है उसका मॉड्यूल की वैल्यू भी कम रहेगी। अब अगर हमको दो गियर को आपस में मैश करना है कि ये गियर से इसको घूमे, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर मैं ये दोनों गियर्स को मैश करना चाहूं तो ये मैश नहीं होगा, क्योंकि इसमें दांत बड़े हैं, इसमें गैप भी बड़ा है, उसके दांत छोटे हैं, उसका गैप छोटा है, तो ये आपस में मैश नहीं हो सकते। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि अगर दो गियर्स को प्रॉपरली मैश करना है तो आपका जो मॉड्यूल है दोनों गियर्स का वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, तभी वो दो गियर्स आपस में मैश करेंगे और अच्छे से रोटेट करेंगे और पावर डिलीवर कर सकते हैं। तो मॉड्यूल होता है गियर टूथ के साइज का इंडेक्स। और मॉड्यूल को फिर से बता दे रहा हूं, मॉड्यूल जिस गियर का दांत जितना बड़ा रहेगा उसकी मॉड्यूल की वैल्यू भी उतनी हाई रहेगी, जिसका दांत छोटा रहेगा उसकी मॉड्यूल की वैल्यू कम रहेगी। और सिंपली दो गियर्स को अगर आपस में मैश करना है तो आपको मॉड्यूल दोनों का सेम ही रखना पड़ेगा। एक पेयर में दोनों गियर्स का, पिनियन और गियर के बीच में जो मॉड्यूल है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। नेक्स्ट नोटेशन है सेंटर डिस्टेंस का। सेंटर डिस्टेंस होता है किसी भी दो गियर के बीच का डिस्टेंस। अगर ये दो गियर है, एक ये पिनियन है, ये गियर है, इनके अगर हम सेंटर्स को देखें तो इस सेंटर से हमको जो डिस्टेंस मिलेगा दैट इज a। पर आपको ये भी मालूम है कि पिनियन को हम d1 से, इसके पिच सर्कल डायमीटर को d1 से डिनोट करेंगे, इसके पिच सर्कल डायमीटर को d2 से हम डिनोट करेंगे। तो अगर हम ज्योमेट्रिकली a की वैल्यू निकालना चाहें तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको d1/2 प्लस d2/2, ये डिस्टेंस पीसीडी ऑफ पिनियन का हाफ और पीसीडी ऑफ गियर का हाफ। अभी हमने देखा था मॉड्यूल को जो आया था d/z। बेसिकली ये मॉड्यूल मैक्सिमम केस में क्वेश्चन में दिया रहता है, इसको हम यूज करते हैं डायमीटर निकालने के लिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है d = mz। अगर क्वेश्चन में मॉड्यूल और नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है तो किसी भी गियर का आप पिच सर्कल डायमीटर निकाल सकते हैं m × z। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है d = m × z। इसी को अगर हम यहां यूज करें तो a मैं लिख रहा हूं mz1 प्लस mz2, और दोनों के नीचे 2 डिवाइड रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो d1 और ये d2 है, लेकिन मॉड्यूल मैंने दोनों में m1 m2 नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये एक ही पेयर में है और इनका मॉड्यूल कांस्टेंट रहेगा, इसलिए दोनों जगह m आएगा। हाँ, नंबर ऑफ टीथ पिनियन में कम रहते हैं, गियर में ज्यादा रहते हैं, इसलिए उसके लिए मैंने z1 और z2 यूज किया हुआ है। ये मॉड्यूल के फॉर्मूले से निकाल के कि d = mz है, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a = मिलेगा mz1 प्लस z2/2। ये सारे बेसिक इक्वेशंस आपके डाटा बुक में पेज 17.6 या 3 में या 2 में ऐसा करके आप देख लेंगे तो इसमें आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं फोर्स एनालिसिस ऑफ गियर की। स्पर गियर, आपके स्पर गियर में कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, तो इसके लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इसमें लिखा हुआ है आपके डायग्राम बना के कि जब भी आपका अगर ये गियर है, इसके दांत हैं, ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है आपके नोट्स में पेज नंबर 162 में। ठीक है, थोड़ा रफली डायग्राम बना रहा हूं, है ना, कि कहीं पर भी दो, जब भी
ये अगर इसको हम पिनियन बोले और इसको हम गियर बोले, तो ये दोनों पिनियन जब भी रोटेट होगा तो ये गियर को रोटेट करेगा। तो पिनियन हमेशा एक फोर्स देता है गियर को, जिससे ये गियर घूमने लगता है। वो फोर्स हमेशा एक एंगल पे होता है, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स पीएन बोलते हैं। और ये फोर्स हमेशा एक कॉमन पॉइंट से होके जाता है, जिसको हम बोलते हैं पिच पॉइंट। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ गियरिंग के लिए। ये हमने कॉम में भी पढ़ा था कि लॉ ऑफ गियरिंग, इसका एक डेफिनेशन भी आपके नोट्स में दिया हुआ है कि अगर आपको अपने गियर्स में कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो चाहिए, तो उसमें जो एक फोर्स एक्ट करता है, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं टीथ के, वो हमेशा एक कॉमन फिक्स्ड पॉइंट से पास होके जाते हैं, दैट इज पिच पॉइंट। तभी आपको आपके गियर में कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मिलेगा। और यही रीजन है कि गियर का जो टूथ प्रोफाइल है या तो साइक्लोइडिकल होता है या इनवॉल्यूट होता है, क्योंकि यही दो प्रोफाइल्स गियर टीथ के लिए अगर हम यूज करेंगे तो उसमें जो लगने वाला फोर्स है वो एक कॉमन पिच पॉइंट से होते जाएगा और आपको आपके गियर्स में एक कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मिलेगा। तो ये एक रिजल्टेंट फोर्स है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल से देखें तो ये एक एंगल बनाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। और मैक्सिमम केस में, स्टैंडर्ड केस में, ये प्रेशर एंगल की वैल्यू हमेशा मिली रहती है आपको 20 डिग्री। तो बेसिकली स्पर गियर में जो फोर्स आता है वो एक रिजल्टेंट फोर्स या नॉर्मल फोर्स, जिसको हम लेते हैं पीएन से डिनोट करते हैं, है ना, वो पीएन आता है जो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे बनाता है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एक पीएन फोर्स ऐसा मिलेगा और जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है प्रेशर एंगल अल्फा पे। अब इसी फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें तो आपको दो फोर्स और मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल फोर्स। अब मैं इसको यहां पर ही बनाऊं तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल फोर्स, और इन्हीं दो फोर्सेस को नाम दिया गया है। एक है ये रेडियल फोर्स जिसको डिनोट करते हैं पीआर से, और एक है ये टेंजेंशियल फोर्स जिसको डिनोट करते हैं पीटी से। जब भी हम पीएन को रिजॉल्व करेंगे तो आपको दो फोर्स मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स पीटी और एक रेडियल फोर्स पीआर। और जैसा इनका नाम है, ये टेंजेंशियल फोर्स मतलब ये पिच सर्कल डायमीटर से ये टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंट रहता है, और इसका बेसिक काम रहता है गियर को घुमाने का। और गियर तभी घूमता है जब उसको टॉर्क मिलता है। तो ये पीटी फोर्स आपके गियर को टॉर्क प्रोवाइड करता है। और जैसा कि आपको टॉर्क को इक्वेशन मालूम है कि किसी भी चीज में अगर हमको टॉर्क या टॉर्शनल मोमेंट की जरूरत पड़ती है तो टॉर्शनल मोमेंट मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर देखेंगे ये पीटी इस सर्कल से टेंजेंट है, इसका मतलब अगर मैं इसको इसका टॉर्क निकालना है तो ये पीटी फोर्स और मल्टीप्लाइड बाय सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, जो कि जनरली डायमीटर का हाफ रहता है। तो ये पीटी फोर्स सबसे यूजफुल फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि यही आपके गियर को टॉर्क प्रोवाइड करता है और इसी टॉर्क से आपका पावर जनरेट होता है और आपका गियर रोटेट होता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखिए पीआर फोर्स, तो पीआर एक ऐसा फोर्स है जो रेडियस की तरफ जा रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द गियर, इसलिए इसको रेडियल फोर्स बोलते हैं, जो रेडियली अंदर की तरफ जाता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द गियर। अगर इन दोनों गियर्स के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसका सेंटर ऊपर में, इसका सेंटर नीचे है, मतलब जो इसका जो रेडियल फोर्स है ऊपर वाले पिनियन का, वो उसके सेंटर की तरफ जाएगा और गियर का इसके सेंटर की तरफ जाएगा। अगर ध्यान से देखें, अगर मैंने दो फोर्सेस बनाया तो ये दिखेगा कि अगर पिनियन और गियर एक दूसरे के ऊपर नीचे लगे हुए हैं तो ये पिनियन का रेडियल फोर्स ऊपर जा रहा है, गियर का रेडियल फोर्स नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये एक टाइप का रोल सेपरेटिंग फोर्स भी इसको बोल सकते हैं। एक सेपरेटिंग फोर्स रहता है जो दोनों गियर्स को सेपरेट करने की कोशिश करता है। तो ये कोई यूजफुल फोर्स नहीं रहता। वैसे इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम रहता है, पर ये हमेशा आपको गियर में जो ये फोर्स मिलेगा पीआर फोर्स, इसका काम रहेगा या इसका इफेक्ट रहेगा कि ये एक टाइप का सेपरेटिंग फोर्स रहेगा और जो पिनियन और गियर को अलग करने की कोशिश करेगा आपस में। लेकिन फिर भी आपको दिखेगा कि अगर जब कोई गियर ड्राइव चल रहा होगा तो उसमें अलग होता नहीं है, पर वो फोर्स जनरेट होता है ना। इस और वो दिखता नहीं उसका इफेक्ट, इसलिए हमको आंख से महसूस नहीं होता, क्योंकि हम जो गियर्स को माउंट करते हैं जिन शाफ्ट में और बेरिंग्स में, उनको बहुत रिजिडली आप फिक्स करते हैं ताकि ये फोर्स का इफेक्ट ना आए। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम गियर्स को डिफाइन करते हैं या गियर्स को जब भी हम डिजाइन करते हैं तो उसमें जो हम शाफ्ट में बेरिंग्स लगाएंगे वो बहुत रिजिड या बहुत अच्छे बेरिंग्स लगाने पड़ते हैं, ताकि हम ये पीआर के इफेक्ट को, ये जो पीआर फोर्स आ रहा है, इसके इफेक्ट को हम अवॉइड कर सकें। इस कारण से जो एक सेपरेटिंग फोर्स जनरेट होता है उसको हम अवॉइड कर सकें, तो आपको बेरिंग्स को बहुत अच्छे से लगाना पड़ेगा। टेंजेंशियल फोर्स सिर्फ और सिर्फ दोनों गियर्स को टॉर्क देने का काम करता है। मतलब स्पर गियर में दो ही फोर्स जनरेट होते हैं, एक पीटी और एक पीआर।
अब यहाँ पर आपको पेज नंबर 163 में इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाया हुआ है कि अगर ये एक पिनियन है, आप देख रहे होंगे, ये उसकी शाफ्ट एक्सिस है और यहाँ पर एक गियर है। अब आके न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको, जिसमें आपको इन गियर्स में, इनके मेटिंग गियर्स में है ना, या पेयर ऑफ गियर्स में आपको फोर्स एनालिसिस करके फोर्सेस का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, मैंने एक पिनियन बनाया और गियर बनाया। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले फोर्स, अगर जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इसको मैं ले लेता हूँ, ये पिनियन 1 है और ये गियर 2 है। सबसे पहले मेरे को देखना है इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पर है, कि जब भी ये गियर्स मिलेंगे तो इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पर आएंगे। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि इस गियर का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इधर है, मतलब पिनियन का, और इस गियर का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऊपर है, मतलब इनके फोर्सेस यहीं पर दिखेंगे, इसके फोर्सेस यहीं पर दिखेंगे, क्योंकि जब दोनों गियर्स आके मिलेंगे तो यही पॉइंट पे आके सबसे पहले कांटेक्ट करेंगे। इसलिए आपको फोर्स दिखाने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट ढूंढना पड़ता है। दूसरा, हमको पता होना चाहिए कि गियर्स किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। जैसा कि नोट्स में देखा है, मैंने इस गियर को इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब ये गियर आके इसको घुमाएगा तो ये गियर क्लॉकवाइज घूमेगा। तीसरी चीज हमको पता होनी चाहिए कि पावर किसको मिल रहा है, कौन सा ड्राइविंग गियर है, कौन सा ड्रिवन गियर है। मान के चलते ये पिनियन जो है ना, यही आपका ड्राइविंग गियर है और ये जो गियर है ये आपका ड्रिवन गियर है। अब हम पीटी और पीआर के डायरेक्शंस दिखा सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो हम इस एक लॉजिक से हम इसके डायरेक्शन को निकालते हैं कि जब भी दो गियर्स आपस में मेट करते हैं, ऐसे मैश हो जाते हैं, है ना, ये इसका शाफ्ट है, ये इसका शाफ्ट है, और अगर मैंने इसके शाफ्ट को मोटर से जोड़ दिया पिनियन के और इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, तो जैसे मैं मोटर ऑन करूंगा तो ये पिनियन घूमेगा और इस गियर को घुमाने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। मतलब जब भी हम सबसे पहला फोर्स आपको, आप जैसे इस पिनियन को देते हो तो पिनियन एक फोर्स जनरेट करके इस गियर को इधर घुमाने की कोशिश करता है। इसका मतलब जो हम पीटी का डायरेक्शन, जो टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन है, हमेशा सबसे पहले दिखाते हैं ड्रिवन गियर में। और ये ध्यान रखना है कि आपके पिनियन के फोर्स से ये गियर घूमने लगता है, इसका मतलब ये टेंजेंशियल फोर्स इसी डायरेक्शन में दिखेगा। मतलब ड्रिवन गियर में जो पीटी है वो हमेशा अलोंग द रोटेशन ऑफ गियर ऐसे लगेगा। ये सबसे बेसिक चीज है पिनियन के डायरेक्शन के लिए, कि ड्रिवन गियर में सबसे पहले आप पीटी की फोर्स का डायरेक्शन दिखाएंगे और उसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा उसके रोटेशन में। मतलब जिस डायरेक्शन में ड्रिवन गियर घूम रहा है उसी डायरेक्शन में आपको हमेशा पीटी लगाना रहेगा। ठीक है, तो जैसे ये गियर मोटर से घूमता है तो ये आपके गियर को घुमाता है इस डायरेक्शन में, है ना, तो इसलिए पीटी का फोर्स यहां लगता है। बदले में ये गियर पिनियन को एक रिएक्शन देता है, जो आपको मालूम है कोई भी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है, वो रिएक्शन की वैल्यू को हम यहां दिखाएंगे। मतलब ये पीटी का डायरेक्शन अब इक्वल एंड अपोजिट यहां हो जाएगा। अब और इन दोनों डायग्राम्स को ध्यान के देखें तो ड्रिवन गियर में टेंजेंशियल फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है और ड्राइविंग गियर में टेंजेंशियल फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ गियर होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है पीटी के डायरेक्शन दिखाने के लिए। फिर से बता दे रहा हूं कि टेंजेंशियल फोर्स ड्रिवन गियर में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ गियर होता है और ड्राइविंग गियर में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ गियर होता है। रेडियल फोर्स रेस्पेक्टिव सेंटर्स में अंदर की तरफ जाते हैं। मतलब गियर 1 में ये इसका सेंटर है, इसी पॉइंट पे दिखाना है, ये सेंटर की तरफ जाएगा। वैसे ही इस पॉइंट पे अगर हमने को रेडियल फोर्स दिखाना है और इसका सेंटर ये है तो इसके सेंटर की तरफ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल बनाऊं तो यहां पर आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स Pn, जिसको रिजॉल्व करके ये आया है जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है अल्फा एंगल। वैसे ही अगर मैं इसको भी मैं रिजॉल्व करूं, है ना, तो ये भी आपको एक मिल जाएगा Pn फोर्स जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है अल्फा। तो बेसिकली पीटी और पीआर के डायरेक्शंस को आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त।
अब मैंने बताया था कि टेंजेंशियल फोर्स हमेशा टॉर्क के काम आता है, तो इसलिए अगर हमें किसी भी गियर का टॉर्क का इक्वेशन लिखे तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां पर आपका ये फोर्स टेंजेंशियल फोर्स यही दिख रहा है, पीटी इनटू डिस्टेंस होता है d/2, डायमीटर का हाफ, मतलब पीटी की वैल्यू निकल जाती है ट्वाइस mt/d से। ये पीटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपका बच गया पीआर की वैल्यू अगर निकालना है आपको, तो यहां पर दिया हुआ है कि आपको देखेंगे, ये आपका किसी भी एक ट्रायंगल को आप पकड़ लेंगे, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको पीटी है ना, और ये आपका पीआर है, ये दिख रहा है, ये इससे पैरेलल है ना। अब अगर मैं इसी ट्रायंगल में tan अल्फा लूं तो tan अल्फा दिखेगा आपको परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर मतलब पीआर और बेस मतलब पीटी, तो इंप्लाइज दैट पीआर इक्वल्स टू पीटी tan अल्फा। तो ये पी और पीटी के बीच में रिलेशन है, मतलब अगर आपको पीटी पता है तो आप पीआर की मैग्नीट्यूड इजीली निकाल सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम में भी दिखाने बोलेगा, और साथ ही साथ इनका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करेगा, और ये दोनों इक्वेशंस आपके डाटा बुक में दिए हुए हैं, दैट इज पेज नंबर 17.10, वहां देख लेंगे, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपको देखेंगे अगर पीटी निकालना है तो आपको टॉर्क और डायमीटर की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब अगर हम इन इक्वेशंस को समराइज करें तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में हमेशा पावर और आरपीएम दिया रहेगा, और पावर और आरपीएम को अगर हम यूज करेंगे तो आप जानते हैं किसी भी गियर में पावर होता है 2 पाई n इंटू mt अपॉन 60 इंटू 10⁶। ये पावर आपका निकल जाएगा किलोवाट, जिसमें ये n है आरपीएम और ये है टॉर्क, लेकिन हमको जरूरत पड़ती है टॉर्क की, ये पावर और ये आरपीएम आपको गिवन रहेगा, तो हम टॉर्क का इक्वेशन बनाएंगे, पावर इन किलोवाट इंटू 60 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आरपीएम। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि क्वेश्चन में जो भी पावर और आरपीएम दिया है उसको आप टॉर्क में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी डायमीटर्स की, जो भी गियर का डायमीटर्स आपको मॉड्यूलर नंबर ऑफ टीथ दिया रहेगा, तो डायमीटर निकल जाता है mz से, आपको जो भी मॉड्यूलर नंबर ऑफ टीथ दिया रहेगा उससे आप ये डायमीटर निकाल लोगे। अब तीसरे स्टेप में अब आपके पास अब टॉर्क है और डायमीटर है, तो आप अपना पीटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज ट्वाइस mt/d। और चौथे केस में हम निकाल सकते हैं पीआर की वैल्यू, जो होती है पीटी tan अल्फा। और मैक्सिमम केस में ये जो अल्फा रहता है दैट इज प्रेशर एंगल, ये हमेशा 20 डिग्री का है, 20 डिग्री दिया जाता है। तो इस तरीके से हम स्पर गियर के फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और इससे पहले जो बताया था उससे हम फोर्सेस के डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ 17.5 में आपके, ये एग्जाम्पल 17.5 है, ये पेज नंबर दिया हुआ है आपका 164 में, इसमें गियर ट्रेन बनाया हुआ है ना, इस गियर ट्रेन को देख लेंगे आप, है ना, गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4, है ना, और इसके अगर देखेंगे तो चारों के दांत दिए हुए हैं 20-50-20-50, पिनियन 1 रोटेट्स कर रहा है ना, एट 14440 आरपीएम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ पेज। अगर पेज के लेफ्ट साइड से देखेंगे आके यहाँ पर, तो पिनियन 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। हमको अगर किसी एक गियर का रोटेशन डायरेक्शन मिल जाता है तो हम सारे गियर के रोटेशन डायरेक्शन का इजीली देख सकते हैं। उसका पावर दिया हुआ है 10 किलोवाट, प्रेशर एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। आपको बोला है ड्रॉ एफबीडी ऑफ गियर टूथ फोर्सेस एंड फाइंड द रिएक्शंस एज बियरिंग ई एंड एफ, है ना। आपको दिख रहा है गियर 1 गियर 2 से कनेक्ट है, गियर 2 और 3 सेम शाफ्ट से कनेक्ट है, और 3 4 से कनेक्ट है। इसका मतलब पावर 1 से निकल के 2 में जा रहा है, 2 से निकल के 3 में जा रहा है, और 3 से निकल के 4 में जाके आपको पावर डिलीवर हो जा रहा है। तो ये गियर ट्रेन का प्रोसेस, पावर डिलीवरिंग का प्रोसेस यही है। इसमें सबसे पहला इसका आपका स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ गियर टूथ फोर्सेस दिखाना है। तो क्योंकि ये फोर्सेस आपको दिखाना है ना, विद रोटेशन, अलॉन्ग विद रोटेशन ऑफ गियर, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है ये फोर्सेस, इसलिए हमें एक 3D में हमको बनाना पड़ेगा आपके पास शाफ्ट्स को। तो इसमें सबसे मेन शाफ्ट जिसमें मैक्सिमम गियर है, उस शाफ्ट को सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 3 शाफ्ट दिख रहे होंगे, AB, CD और EF। तो हम सबसे पहले EF बनाएंगे, और आपको कॉपी में भी जगह वैसी ही चाहिए रहेगी, क्योंकि दिख रहा है आपको कि EF शाफ्ट के ऊपर ही AB और CD शाफ्ट है। इसका मतलब EF शाफ्ट आपको
कॉपी में कहीं नीचे बनाना पड़ेगा। तो एक ऐसे इंक्लाइन लाइन हम बना देते हैं ये शाफ्ट को दिखाने के लिए, है ना। ये मैं अगर शाफ्ट को नेमिंग करूं तो ये ई शाफ्ट है और ये एफ है, ये दोनों बियरिंग्स हैं ई और एफ। तो ई एफ शाफ्ट बन गया, ई और एफ पे बियरिंग है। और ध्यान से देखेंगे ई एफ पे 2 गियर्स लगे हुए, एक 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे। मैं कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेता हूं तो ये मेरा बन जाएगा 2 पॉइंट और ये मेरा बन जाएगा 3 पॉइंट। मतलब यहाँ गियर 2 लगेगा और गियर 3 लगेगा। अब जैसे हमको ये पॉइंट्स मिल जाते हैं, हमको 2 एक्सिस और बनानी रहती है। ये आपके गियर का शाफ्ट एक्सिस है। अब ये अगर मैं कोई एक एक्सिस बना रहा हूं तो ये कहलाएगा वर्टिकल एक्सिस, और ये अगर एक्सिस बनाऊंगा तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये 3 डायमेंशनल में बन रहा है डायग्राम। इसमें ये एक होता है शाफ्ट एक्सिस और एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक होता है वर्टिकल एक्सिस। अगर इसके इंक्लिनेशन को ध्यान देंगे तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उसमें ये इंक्लिनेशन जनरली 30 डिग्री रहता है हॉरिजॉन्टल से, है ना। तो इसको अप्रॉक्सीमेट तरीके से 30 डिग्री यहाँ बनाना, इसका अपोजिट 30 डिग्री इधर बनेगा और वर्टिकल लाइन परफेक्टली परपेंडिकुलर बनेगी बेस से, ठीक है ना। आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ा था कि जब भी कोई एक बेस लाइन लेते हैं वहां किसी पॉइंट से 3 एक्सिस निकालते हैं, वो वर्टिकल लाइन इस तरफ ले जाती है, इस तरफ जाती है, ये 3 एक्सिस मिलते हैं 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे और वर्टिकल पे। मैंने वही 3 एक्सिस बनाया कि एक 30 डिग्री ऐसा है, एक 30 डिग्री ऐसा है और एक वर्टिकल लाइन है। तो ये ग्राफिक्स का 3D बनाने का तरीका है, उसी को मैंने अडॉप्ट किया यहाँ पर गियर टूथ के फोर्सेस को दिखाने के लिए। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट 1, यहाँ पर भी 2 एक्सिस बनाएंगे हम ऐसे बची हुई, मतलब हर पॉइंट पे आपको 3 एक्सिस मिलेगी। ये थोड़ा पैरेलल लगना चाहिए। तो आपको हर गियर के सेंटर पॉइंट पे 3 एक्सिस मिलेगी, जिसमें से एक होगी शाफ्ट एक्सिस, एक होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक होगी वर्टिकल एक्सिस। ये 3 एक्सिस हर गियर पे मिलेगी। अब अगर हम देखें तो हमको पता चल गया यहाँ पर सेकंड गियर आएगा, यहाँ पर थर्ड गियर आएगा। गियर 1 और गियर की पोजीशन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ठीक 2 और 3 के ऊपर है, और उसको बनाने के लिए आपको ये वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसी वर्टिकल लाइन एक्सटेंड करेंगे फिर यहाँ पर पॉइंट लेंगे जहां पर आपको उस गियर को दिखाना है, और फिर ये शाफ्ट देखेंगे कि ए बी शाफ्ट भी ई एफ से पैरेलल है, मतलब ये आपका बन जाएगा ए बी शाफ्ट। तो बच गया आपका वर्टिकल एक्सिस और ये शाफ्ट एक्सिस बन चुका है, मतलब बच जाएगा आपका एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो गियर 1 पे भी आपको 3 एक्सिस मिल जाएंगे, शाफ्ट एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वैसे गियर 3 के ऊपर में भी गियर 4 लगा हुआ है, मतलब इसमें भी मेरे को वर्टिकल एक्सिस को एक्सटेंड करना है, इसमें भी इसके लिए एक शाफ्ट बनाना है और इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाना है, और ये आपका बन जाएगा पॉइंट सी डी। अब यहां पर 3D में हम गियर्स को दिखाने के लिए एक हम यूज करते हैं जिसको हम ओवल शेप बोलते हैं। एक ओवल शेप हम यूज करेंगे इसको दिखाने के लिए, ठीक है ना। और वो ओवल शेप का जो साइज है वो डिपेंड करेगा गियर कैसा है। तो ध्यान से देख रहे होंगे, अगर गियर 1 एक छोटा गियर है तो एक छोटा सा मैंने ओवल बनाया है, गियर 2 एक बड़ा गियर है तो यहाँ पर एक बड़ा ओवल शेप बनाया है ना। गियर 3 फिर से एक छोटा गियर है तो फिर से एक छोटा मैंने ओवल शेप बनाया है, और यहाँ पर एक फिर से एक बड़ा ओवल शेप बनेगा। तो ये है आपका गियर 1, ये है आपका गियर 2, ये है आपका गियर 3 और ये है गियर 4, जिनमें हमको फोर्सेस की वैल्यूज दिखानी। तो इस तरीके से 3 डायमेंशन में डायग्राम्स बनते हैं, जिसमें आपको 3 एक्सिस का यूज करना पड़ता है, शाफ्ट एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब एक एक करके हम इन गियर्स को दिखाना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम पेयर दिखाते हैं 1 और 2 में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये दोनों गियर्स का मीटिंग पॉइंट कहां पर आएगा। तो अगर देखेंगे तो इस गियर का ये मैशिंग पॉइंट नीचे आएगा, इस गियर का मैशिंग पॉइंट ऊपर आएगा। इसका मतलब जो फोर्सेस है वो इन्हीं पॉइंट्स पे दिखेंगे। दूसरी चीज हमको जरूरत पड़ती है रोटेशन की। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द पिनियन 1 इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। मतलब ये ए बी शाफ्ट पे ये गियर माउंट है, मतलब लेफ्ट साइड ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है। तो अगर लेफ्ट साइड मतलब ए की तरफ से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉक में घूम रहा है, तो ये गियर ए की तरफ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। इसका मतलब जब ये गियर आके इसको घुमाएगा तो हम अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ये हमारा गियर क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो हमको दोनों गियर्स का रोटेशन का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब हमको पता करना है कि इसमें से कौन सा ड्राइविंग गियर है, कौन सा ड्रिवन गियर है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है ये एक ड्राइविंग गियर है, ये इसको ड्राइव कर रहा है, मतलब ये ड्रिवन गियर है। अब अगर हम बात करें कि पीटी और पीआर के फोर्सेस की, तो सबसे पहले हम पीटी फोर्स दिखाते हैं, और पीटी फोर्स सबसे पहले हम ड्रिवन गियर में दिखाते हैं, और ड्रिवन गियर में उसके रोटेशन के अलोंग ही पीटी लगता है।
ये दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये तो शाफ्ट एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पैरेलल मतलब या तो ये फोर्स ऐसा बन सकता है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पैरेलल, या तो ये फोर्स ऐसा बन सकता है। ये टेंजेंशियल फोर्स दो ही तरीके से दिखा सकते हैं, ये दोनों मैंने बनाए। पर ध्यान से देखेंगे कि ये ड्रिवन गियर है, ड्रिवन गियर में वो फोर्स उस डायरेक्शन में रहता है जिस डायरेक्शन में ये गियर घूम रहा है। तो ये गियर इस डायरेक्शन में घूम रहा है और ये फोर्स भी इधर ही आ रहा है, मतलब ये आपका फोर्स नहीं लगेगा। तो इसमें टेंजेंशियल फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में आएगा। तो आपका ड्राइविंग गियर में जो टेंजेंशियल फोर्स है वो उसके रोटेशन से अपोजिट हो जाएगा। अब इसी पॉइंट पे रेडियल फोर्स दिखाना है जो सेंटर की तरफ जा रहा है, तो ये सेंटर की तरफ जाता हुआ ये है पीआर, इसके सेंटर की तरफ जाता हुआ ये है पीआर। तो इस तरीके से आपको गियर टूथ फोर्सेस दिखाने रहते हैं, टेंजेंशियल और रेडियल फोर्स। वही मेथड हम यूज करेंगे गियर 3 और 4 के लिए। यहां पर भी आपको मैशिंग पॉइंट ढूंढना है, तो ये दो मैशिंग पॉइंट मिल जाएंगे आपको। गियर 3 गियर 4 से यहीं पर कनेक्ट होगा। अब बात करना है हमको रोटेशन की, तो रोटेशन आप दिख रहा है, ये गियर एक ही शाफ्ट में है, इसका मतलब ये गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये भी गियर क्लॉकवाइज घूमेगा और ये गियर अब घूमने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज व्हेन सीन फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब हमको अगर इसमें पीटी और पीआर दिखाना है तो फिर से हमको पहले तय करना पड़ेगा कौन सा ड्राइविंग कौन सा ड्रिवन गियर है। तो दिख रहा है ये ड्राइविंग गियर है, ये ड्रिवन गियर है, और ड्रिवन गियर में हमेशा पीटी अलोंग द डायरेक्शन होता है। मैं इसको पीटी डैश ले रहा हूं, है ना, और इसमें अपोजिट रहता है, ये भी रहेगा इसका पीटी डैश, क्योंकि सेम गियर में फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, लेकिन ये अलग अलग पेयर है, इसलिए मैंने नोटेशन भी अलग अलग कर रहा हूं। ये दोनों अलग अलग पेयर है इसलिए। तो ये ड्रिवन गियर है, ड्रिवन गियर है पीटी डैश हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पैरेलल रहेगा और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ गियर रहेगा। ड्राइविंग गियर में पीटी डैश हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पैरेलल रहेगा, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से अपोजिट रहेगा। फिर से पी आर डैश जो रहेगा वो रेस्पेक्टिव सेंटर की तरफ जाएगा, मतलब इसका पी आर डैश इधर और इसका पी आर डैश इधर। तो इस तरीके से आप चारों गियर्स में गियर टूथ फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनका अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है D1, D2, D3, D4 की, और D एक जनरल केस में होता है, डायमीटर होता है mz। आपके पास क्वेश्चन में चारों दांत दिए हुए हैं Z1, Z2, Z3, Z4, तो आप बारी बारी उसको मॉड्यूल के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आपको क्वेश्चन में मॉड्यूल भी गिवन है, नहीं सॉरी मॉड्यूल गिवन नहीं है यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले हमको मॉड्यूल निकालना पड़ेगा, तो हम उसके लिए सबसे पहले आप करेंगे मॉड्यूल निकालने के लिए आपको ध्यान से देख रहा होगा डाटा में एक दिया हुआ है सेंटर डिस्टेंस। आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है कि ए बी शाफ्ट और ई एफ की शाफ्ट के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 175 mm। तो हमने अभी सेंटर डिस्टेंस का एक इक्वेशन बनाया था, है ना, दैट इज m z1 प्लस z2/2। अगर इस चीज को यूज करें तो यहां से हम मॉड्यूल निकाल सकते हैं, दैट इज ट्वाइस a z1 प्लस z2। ये a दिया हुआ है 175, z1 और z2 दिया है 20 और 50। इसको यूज करेंगे तो आपको मॉड्यूल की वैल्यू मिल जाएगी जो आ रही है 5। अब जैसी मॉड्यूल मिल जाएगा तो आप चारों गियर्स के पेच सर्कल डायमीटर्स जैसे D1, D2, D3 और D4 निकाल सकते हैं, और ये चारों डायमीटर्स आ रहे हैं आपके नोट्स में दिया हुआ है 100, 250, 100, 250। अब आपके पास चारों डायमीटर्स भी हैं, ठीक है ना, आपके पास पावर भी, आपके पास आरपीएम भी है पहले गियर का, है ना। तो अब अगर इनके रोटेशंस निकालने, इनके मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं फोर्सेस के, तो सबसे पहले जैसे मैंने स्टेप बनाया था कि सबसे पहले आपको चाहिए रहेगा MT1, क्योंकि आपको पिनियन का ही आरपीएम और उसका पावर मालूम है, तो N1 मालूम है, इसलिए MT1 हो जाएगा किलोवाट इंटू 60 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 2 पाई N1। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये MT1 की वैल्यू आ रही है 66314.56 न्यूटन मिलीमीटर। ये आ जाएगा टॉर्क ऑन द पिनियन 1। अब इसको हम यूज करेंगे, हमारे पास D1 भी है, इसको यूज करेंगे तो हमको PT फोर्स मिल जाएगा जो होता है ट्वाइस MT1 अपॉन D1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो PT की वैल्यू आ रही है 1326.29, और PR हम निकाल सकते हैं PT 10-20 डिग्री यूज करके, क्योंकि प्रेशर एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, तो PR की वैल्यू भी आ जाएगी 482.73।
तो ये आ गया आपके पहले पेयर 1 और 2 का, है ना। ये जो दोनों फोर्सेस निकले वो पेयर 1 और 2 के लिए निकले, पीटी और पीआर की वैल्यू। अब हमको 3 और 4 के लिए पी आर डैश और पी टी डैश की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एक ही शाफ्ट में अगर 2 गियर लगे हुए हैं तो दोनों सेम स्पीड से भी घूमेंगे और दोनों का जो टॉर्क है वो हमेशा सेम रहता है एक ही शाफ्ट में 2 गियर्स के बीच में। तो इसका मतलब हम दोनों टॉर्क को इक्वेट कर सकते हैं। ये गियर 2 है, मतलब इसका टॉर्क हुआ mt2। तो फॉर पेयर 3 एंड 4 के लिए सबसे पहले आप टॉर्क इक्वेट करेंगे, मतलब टॉर्क ऑन गियर 2 इज इक्वल टू द टॉर्क ऑन गियर 3। अब आपको मालूम है कि इंडिविजुअल टॉर्क का इक्वेशन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसमें जो फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखें, गियर 2 में वो लग रहा है पीटी, ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, इनटू इसका जो डायमीटर रहेगा वो 2 है, तो ये आ जाएगा d2/2। वैसे अगर 3 में देखेंगे तो इसमें टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है pt डैश और इसका जो डायमीटर आएगा वो d3/2 आएगा। अब गिवन कंडीशंस को देखेंगे तो आपने pt निकाल चुके हैं, आपके पास d2 है, आपके पास d3 है, मतलब आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है pt डैश, तो इजीली निकल के आ जाता है इस इक्वेशन से 3315.73। और वैसे पी आर डैश आ जाएगा। अब पीटी डैश 10-20 डिग्री करना पड़ेगा आपको, पीटी डैश 10-20 डिग्री करेंगे तो आपका आ जाएगा 1206.83। तो इस तरीके से आपको ये पूरे गियर टूथ फोर्सेस यहां पता चल जाएंगे। पीटी और पीआर और पीटी डैश और पीआर डैश इजीली निकल जाता है दोनों पेयर्स के लिए। अब आपको निकालना है रिएक्शंस एट ई एंड एफ। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बियरिंग पे इन फोर्सेस के कारण क्या रिएक्शंस आएगा, इसलिए मुझे अब ए बी और सी डी शाफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ ई एफ शाफ्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये ध्यान से आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर गियर फुट निकालना है तो हमने MD1 में भी शाफ्ट में अगर देखा होगा कि इसमें आपको 2 डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। पहला रहेगा एक वर्टिकल डायग्राम जिसमें हम एक शाफ्ट बनाएंगे, ये शाफ्ट आपका ई एफ है ना। अब इसको देखेंगे इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। यहाँ वर्टिकल डायग्राम का मतलब होता है हम इस शाफ्ट को फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट व्यू, तो आपको 2 आपको फोर्सेस दिखेंगे, एक पी आर और एक पी आर डैश। ये आएगा पी आर और ये आएगा पी आर डैश, और इनके रिएक्शंस मिलेंगे यहां पर। अगर ये वर्टिकल है तो ये वर्टिकल जिसको हम डिनोट करेंगे आर ई वी और आर एफ वी, इसका मतलब वर्टिकल रिएक्शन एट ई एंड वर्टिकल रिएक्शन एट एफ, ये दोनों की वैल्यूज निकालना है। यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है विद 2 पॉइंट्स लोड, और ये सब डिस्टेंस आपको मिला हुआ है। क्वेश्चन देखेंगे तो ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 150, 500 और 125। ये है 150, ये है 500, ये है 125। तो आपको वही मॉस में जो आपने यूज किया था उसको यूज करना है। एक तो मैं करके बता देता हूं, एक होता है समेशन ऑफ फोर्सेस, है ना, और एक होता है मोमेंट अबाउट पॉइंट ई। ठीक है, जैसे अगर मैं पहला लूं कि समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ई इक्वेटेड टू 0, पॉइंट ई के अबाउट मोमेंट लूंगा तो आर एफ वी इंटू 150 प्लस 500 ये हो जाता है 650, है ना, और प्लस 125 ये होगा 775। ठीक है, आर एफ बी इंटू 775, ये एंटी क्लॉक में है ना, और ये क्लॉक में है, तो माइनस पी आर डैश इंटू 500 प्लस 150 मतलब 650, अगेन माइनस पी आर इंटू 150 इक्वेटेड टू 0। यहां पर पी आर और पी आर डैश की वैल्यू आपको मालूम है, तो यहां से आर एफ भी आपका इजिली निकल के आ जाएगा, जो मेरा आ रहा है 1086.15। अब दूसरी चीज के लिए समेशन ऑफ फोर्सेस कर देंगे, दिख रहा है ये मैंने दोनों रिएक्शंस ऊपर की तरफ लिए हैं, मतलब पी आर प्लस पी आर डैश इक्वल्स टू आर ई वी प्लस आर एफ पी। इसमें से मेरे को आर एफ वी पता चल गया है, मेरे पास पी आर है, मेरे पास पी आर डैश है, तो आर ई वी की वैल्यू निकल के आएगी 603.41। तो इस तरीके से हम मॉस का एप्लीकेशन, सिंपली सपोर्टेड बीम जो आपने मॉस में पढ़ा था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, उसका यूज करके हम रिएक्शंस निकाल सकते हैं। अब यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजॉन्टल डायग्राम के लिए इसका मतलब होता है इस शाफ्ट को आपको टॉप से देखना है, तो टॉप से देखेंगे तो ये पीटी ऐसा आ रहा है टॉप व्यू से, और यहाँ पर पीटी डैश इधर आ रहा है, मतलब ये पीटी आ रहा है आपका ऐसे और ये पीटी डैश आ रहा है ऐसे, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड आपको है आपके पास, ठीक है ना। अब इनके अगर रिएक्शंस लिए हैं, है ना, तो दिख रहा होगा कि मैंने रिएक्शंस, अगर आप ऊपर नीचे कैसे भी लोगे बाद में नेगेटिव आएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये मेरे ये दोनों रिएक्शन ऐसे पॉजिटिव आए हैं, और जिनकी वैल्यूज आप उसी तरीके से आप निकालोगे यूज करके, तो ये वैल्यूज आती है जिसको मैं बोल रहा हूँ REH, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट E, और ये हो जाएगा RFH, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है एट F। इन दोनों का वैल्यूज आ रहा है 552.62, और इसमें आ रहा है ये वैल्यू 2542.06। ठीक है, अब रिजल्टेंट रिएक्शन RE की वैल्यू आप किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये E पे आपको दो रिएक्शंस दिख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अंडर रूट स्क्वायरिंग करेंगे, मतलब अंडर रूट REV का होल स्क्वायर प्लस REH का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो आपको रिजल्टेंट रिएक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर यहाँ लिख दे रहा हूं, RE इक्वल्स टू आ रहा है फाइनल रिजल्टेंट 818.23। वैसी F पे रिजल्टेंट रिएक्शन RFV अंडर रूट RFV का स्क्वायर प्लस RFH का स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये रिजल्टेंट रिएक्शन आ रहा है 2764.38। इस तरीके से E और F पे रिजल्टेंट रिएक्शन में निकल जाता है। पर लास्ट में ये सारे मैग्नीट्यूड्स निकल गए, आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट था। लास्ट में आपको डायग्राम में भी इन फोर्सेस को दिखाना है, तो आप ध्यान से बारी बारी देखेंगे कि E पे दो फोर्सेस थे, एक REV और एक REH। ये दोनों के डायरेक्शन दिखाने। पहले REV देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये PR से अपोजिट दिख रहा है, PR ऐसे नीचे आ रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहां पर ये PR ऐसे नीचे आ रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ आएगा, ये आएगा आपका REV। वैसी REH PT के अपोजिट है, PT आपने इस डायरेक्शन में लिया है तो ये PT का अपोजिट ये आएगा आपका REH। और इसको अगर हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और इसको हम उसके डायगोनल को दिखाएंगे तो यही आपका रिजल्टेंट रिएक्शन है RE, जिसको आपको यहां दिखाना है। वैसे अगर F पॉइंट की बात करें तो F पॉइंट पे भी दो है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये RFV PR डैश से अपोजिट है, मतलब ये RFV आपका ऐसा आएगा ऊपर की तरफ क्योंकि PR डैश नीचे की तरफ है, और RFH PT डैश से अपोजिट है, तो PT डैश आपने यहां लिया है तो ये आ जाएगा RFH। और इनका अगर हम पैरेललोग्राम बना के रिजल्टेंट बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, और यही रिजल्टेंट है आपका रिएक्शन RF। तो आपको मैग्नीट्यूड भी दिखाना है और डायरेक्शन भी दिखाना है दोनों गियर्स में। ये आपका देखेंगे नोट्स में ये बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको रिजल्टेंट डायरेक्शंस आपको बना के सॉल्व करना है। ठीक, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 17.6, इसको आप ट्राई करेंगे, ये बना भी हुआ है, सॉल्व किया हुआ है ये, ठीक है ना। इसको आप ट्राई करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर कोई डाउट आएगा तो आप पूछेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।